Good morning, dear students of class 7th. I hope you have gone through the chapter already as I sent you the PDF of this lesson of civics, lesson 3, democracy in action. डेमोक्रेसी इन एक्शन का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र को एक्शन मतलब प्रैक्टिकल में कैसे लाते हैं उसके बारे में इस लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे. So let us begin the explanation today. From today I will keep on explaining and sending my videos on this chapter. First of all, we should understand that democracy is either direct or indirect. तो डेमोक्रेसी या तो डायरेक्ट होती है या तो इनडायरेक्ट होती है. अब डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल हम ले, ग्राम सभा is an example of direct democracy. What happens in Gram Sabha, which is at village level? There the villagers come together and they take decisions for themselves. But will it be possible for the whole country to meet at one place and discuss issues? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि पूरा देश एक साथ बैठ जाए एक साथ और एक डिसीजन ले ले? पूरा देश एक साथ नहीं ले सकता. तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे लेवल पे ठीक रहती है. लेकिन अगर बड़ी पॉपुलेशन है, देयरफॉर व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ एडॉप्टेड. तो वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आ जाती है, उसको अडॉप्ट करते हैं. वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू टेक डिसीजंस. वहाँ पर लोग खुद तो नहीं लेकिन उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट मतलब इलेक्शन, वोट देने के माध्यम से. और किस लिए उनको इलेक्ट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को, टू टेक डिसीजंस कि ठीक है हमारे बिहाफ पे आप पार्लियामेंट में बैठ करके डिसीजन लेना. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेकअप द लेजिस्लेचर. और ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? कानून को. तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक कानूनों का निर्माण करते हैं. इट इज़ नोन इन आवर कंट्री एज द पार्लियामेंट. अब जहाँ पर बैठकर कानून का निर्माण करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट. कहाँ पर? एट द नेशनल लेवल. और स्टेट लेवल पे उसको क्या बोलेंगे? एंड स्टेट असेंबली एट द स्टेट लेवल. और स्टेट लेवल पे उसको स्टेट असेंबली कहा जाता है. नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लेजिस्लेचर या कानून बनते हैं. तो हमारे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. तो पार्लियामेंट में वो लोग क्या करते हैं? दे मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. लोगों की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब लोगों की तरफ से वो कानून बनाते हैं, लॉज. एंड डेटरमाइन टैक्सेस दैट पीपल विल पे. डेटरमाइन मतलब तय करना. टैक्सेस मतलब जो हमारे ऊपर ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब जो टैक्स कर हम पे करते हैं, जो लोग पे करेंगे टैक्सेस चीज़ों के ऊपर, उसको वो तय करते हैं वहाँ पर बैठ के. और फिर उनमें से ही कुछ लोग क्या बनते हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दीज इलेक्टेड मेंबर्स. उनमें से कुछ मिनिस्टर्स सिलेक्ट होते हैं जो स्पेशल काउंसिल बनती है, उनका एक समूह बनता है. दे आर अकाउंटेबल टू द बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज़ द लेजिस्लेचर. अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि, उनके प्रति अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह कौन होते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको जवाब देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को. रिप्रेजेंटेटिव्स कुल मिला करके उनको क्या कहते हैं? द लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले. Thus the government is actually controlled by the people through elected representatives. तो गवर्नमेंट एक्चुअली कैसे कंट्रोल होती है? इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. और ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आए? हमने इनको इलेक्ट किया, पीपल ने. राइट. सो टू की एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आर इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन. इसलिए हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो मुख्य तत्व हैं, टू की एलिमेंट्स हैं. एक तो इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं होगा. सो इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द टू की एलिमेंट्स. यानी एक तो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसमें से कुछ अच्छे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना वो इम्पॉर्टेंट है.
राइट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल मीन्स पूरे यूनिवर्स में, है ना, पूरे वर्ल्ड में। एडल्ट मीन्स जब एडल्ट की एज पे हम पहुंच जाते हैं, 18 एंड मोर देन 18 ईयर्स। फ्रेंचाइज, सो व्हाट इज फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट टू एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो जितने भी लोग अडल्ट हो गए हैं, 18 और 18 से ऊपर की एज को पहुंच गए हैं, उनको एक राइट दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है कि आप एक वोट डाल सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, है ना। उसमें फिर ये सब चीज़ें नहीं आती है कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, कौन क्या सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब उसमें मायने नहीं रखता है, लेकिन वो एक एडल्ट इंडिविजुअल हो और वो वोट कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। A time when only men were given the right to vote was called manhood suffrage. अब एक टाइम ऐसा भी था जब लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं था, मतदान करने का, तो उसको क्या कहा जाता था? उस समय पर सिर्फ पुरुषों को अधिकार था, तो उसको कहते थे मैनहुड सफराज। टुडे, आज की डेट में क्या हुआ है? ऑल कंट्रीज़ हैव रिमूव्ड सच डिस्क्रिमिनेटरी क्वालिफिकेशंस। इस तरह की भेदभाव करने वाली चीज़ों को आजकल सब कंट्रीज़ ने हटा दिया है ना। सब कंट्रीज़ में अभी क्या है, मैन होगा या फिर पुअर होगा, रिच होगा, ऐसे सब डिस्क्रिमिनेशंस, ऐसे भेदभाव दूर कर दिए हैं। अभी चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, अगर एडल्ट हैं तो उनको ये राइट टू वोट प्रैक्टिस करना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ नाउ बिकम द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। इसलिए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर अब ये एक बेसिस है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट हो गए हैं तो आपको फ्रेंचाइज करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द रूल। अब इस अडल्ट फ्रेंचाइज का एक बहुत बड़ा सिद्धांत कौन सा है? रूल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति 2-3 बार वोट डाल के आ गया, नो, 1 पर्सन 1 वोट, ये उसका एक प्रिंसिपल है। So now students further go through this universal adult franchise, and further in my next class I will be coming up with the topic on elections. Until then, thank you, see you.